ये मैं मान के चलूं कि इतनी बात हजम हो गई है। ठीक है। तो अब यार अगर मैं एक सिंपल अंतर तीनों दोनों में बताऊं तो डायोड और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है कि डायोड दो पिन से कंट्रोल होता है। दो पिन मतलब कि हम लोग डायोड के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव लगाते थे, यानी पी पे पॉजिटिव और एन पे निगेटिव, यानी एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट पी पे होता है और एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट एन पे होता है, उसके अक्रॉस बैटरी लगाते हैं। डायोड मतलब डाई का मतलब यहां क्या है, दो पिन का डिवाइस। और ट्रांजिस्टर को हम ट्रायोड भी बोलते हैं, इसका एक नाम ट्रायोड भी है। मतलब क्या है, इसमें कितने कांटेक्ट होने वाले हैं जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज लगा सकते हैं, तीन। वहां दो कांटेक्ट होते थे और एक बैटरी लगा सकते थे, यहां तीन कांटेक्ट होंगे और कितनी बैटरी लगा सकते हैं यार, दो कांटेक्ट के अक्रॉस एक बैटरी लगाई जा सकती है और तीन कांटेक्ट के अक्रॉस दो बैटरी लगाई जा सकती हैं। तो ये ट्रायोड है, मतलब तीन पिन डिवाइस है। इसका फुल नाम ट्रांजिस्टर्स, इसका मतलब इसका निक नेम है, इसका फुल नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नहीं होता यार, ब्रिजनाथ तिवारी तो बीएन तिवारी लिख देते हैं, उसी तरह से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम है बीजेटी, शॉर्ट फॉर्म है यार। हाँ, तो ये थ्री पिन डिवाइस है, इसको हम तीन जगह पे यूज करने वाले हैं, एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर। और जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो भी हम इसका यूज देखेंगे। बेसिकली हम लोग ट्रांजिस्टर और डायोड की मदद से लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, और लॉजिक गेट की मदद से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल सर्किट बनाया जा सकता है। यानी जितना भी यार कैलकुलेटर और फिर मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े बड़े लॉजिक ऑपरेट हो रहे हैं, वो किन की मदद से, लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट्स किन की मदद से बनता है, ट्रांजिस्टर और, है ना, मेड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड। तो यार डायोड और ट्रांजिस्टर की मदद से लॉजिक गेट बनता है, और लॉजिक गेट की मदद से कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाया जा सकता है। वो हम लोग लॉजिक गेट्स में थोड़ा बहुत समझेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। ट्रांजिस्टर हम लोग दो तरह के पढ़ने वाले हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा क्या है, पीएनपी। तो यार हम लोगों ने इससे पहले एक डिवाइस पढ़ा है पीएन जंक्शन डायोड, वो किससे किससे बना होता था, एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप। और अगर इसका नाम एनपीएन और पीएनपी है तो इसका मतलब यहां पर तीन जगह पर डोपिंग होगी, यानी एक ब्लॉक पे तीन जगह डोपिंग होगी। मैंने यार एक ब्लॉक बनाया है, इसमें यहां सोचो यार पी टाइप डोपिंग करी गई है, एन टाइप डोपिंग करी गई है। एन टाइप बोले तो किस तरह की मिलावट करना, एन टाइप बोले तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाना। एन मतलब होता था जो इलेक्ट्रॉन दे सके, यानी नेगेटिव टाइप। और यहां किस तरह की मिलावट करी गई है, एन टाइप। बीच में क्या है, पी टाइप। तो यार हम लोगों ने एक ब्लॉक लिया सेमीकंडक्टर का, और उसमें एक तरफ एन टाइप मिलावट करी जिससे उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, होल भी इक्का दुक्का होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, होल भी इक्का दुक्का होंगे, और यहां पर होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का होंगे। क्या जनता समझ पा रही, ऐसा अरेंजमेंट क्या है, एनपीएन। तो फिर पीएनपी में क्या होगा यार, यहां पी टाइप, यहां पी टाइप और बीच में क्या, एन टाइप। तो यार पी टाइप जब मैं कह रहा हूं मतलब उसमें क्या ज्यादा होगा, होल ज्यादा होंगे और इक्का दुक्का, होल ज्यादा होंगे और इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन। यहां एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और इक्का दुक्का ये। तो ये एनपीएन है और ये पीएनपी है, दो तरह के ट्रांजिस्टर हमें पढ़ना है। तो ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। इसी ब्लॉक डायग्राम का एक सिंबॉलिक डायग्राम भी होता है। सिंबॉलिक डायग्राम वो हमें पहचानना आना चाहिए। चार ऑप्शन में से ये भी पूछा जा सकता है कि ये
कौन सा ट्रांजिस्टर है, केवल सिंबल देख के कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है, ये पूछा जा सकता है। तो सिंबॉलिक डायग्राम बड़ा आसान है, ऐसे एक गोला बनाना है और 3 लाइनें ऐसे बना देना है। क्योंकि ये 3 पिन डिवाइस है तो इसके 3 एंड नजर आएंगे, एक एंड ये, एक एंड ये और एक एंड ये इतना है, ठीक है। इसमें से यार बीच वाला जो है ये पक्के तौर पे होता है बी फॉर बेस, एक क्या होता है बेस, और इनमें जो बाकी 2 बचे उनमें से एक होता है कलेक्टर और एक क्या होता है एमीटर। सी का मतलब कलेक्ट करने वाला कलेक्टर है ना, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, और ई फॉर, अरे एलिफेंट नहीं भाई, एमीटर। कब तक ई फॉर एलिफेंट पढ़ोगे। तो ई एमीटर मतलब जो एमिट कर सके, क्या एमिट करता होगा, चार्ज कैरियर। बहुत जनरल बात करें क्योंकि यहां पर मूव करने वाला केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। तो क्या एमिट करता होगा, चार्ज कैरियर, जो भी मेजॉरिटी में होगा, जो भी मेजॉरिटी में होगा। कलेक्टर क्या करता होगा, उन्हीं को, यानी एक फेंकेगा और एक कलेक्ट करेगा, ऐसा कुछ इसके अंदर होने वाला है। तो यार अब ऐसा है कि बेस तो हम पहचान लेंगे, इनमें से कलेक्टर कौन है, एमीटर कौन है, जहां एरो बना हो जिस तरफ, वो हमेशा क्या होता है एमीटर। तुम कहोगे एरो क्या हमेशा एमीटर की तरफ होगा, तो मैं क्लियर कर दूं, एरो उल्टा भी हो सकता है। नहीं बताओ यार, इसमें बेस कौन है, ये क्या है बेस, इसमें एमीटर कौन है, जिस पे एरो नहीं है वो क्या होता है कलेक्टर, और जिसमें एरो होता है वो क्या होता है। यार एरो उसकी तरफ होना जरूरी नहीं है, यही कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तुरंत ये बगल वाला डायग्राम बनाया है। एरो जिस तरफ, जिस साइड है, इधर नीचे साइड है ना यार, तो नीचे एमीटर होगा। एरो कहां है, नीचे साइड। अच्छा एरो किस साइड है, अच्छा एरो किस डंडी में है, किस डंडी में एरो है, नीचे वाली या ऊपर वाली। एरो किस तरफ है मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूं, एरो किस लाइन में है, वहां पे नीचे वाली लाइन पे है। अरे भाई एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, तो जिस लाइन में एरो होगा उसी तरफ क्या होगा एमीटर होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या। अब एरो किस तरफ है इसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तुम्हें याद है यार डायोड में करंट हमेशा कहां से कहां की तरफ बहता था, पी से एन की तरफ। तो ये एरो बताता है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन या पीएनपी। तो तुम्हें याद है ना डायोड में करंट कहां से कहां बहा करता था, बताओ कहां से कहां बहता था, पी से एन। तो इसका मतलब इन दो में से पी कौन होगा एन कौन होगा, बेस पी होगा और ये क्या होगा एन होगा। तो फिर ये भी क्या होगा एन, क्योंकि एनपीएन होता है। तो एन एन के बीच में पी को सैंडविच किया गया है, तो ये कौन सा हो गया एनपीएन। अब मुझे बताओ एरो हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है, इसका मतलब ये क्या होगा पी, ये क्या होगा एन, तो फिर ये भी क्या होगा। तो हम एरो देख के, एरो का डायरेक्शन देख के, यार एरो किस लाइन में ये देख के तय किया जाता है मीटर कौन होगा, लेकिन एरो का डायरेक्शन देख के हम क्या तय करते हैं एनपीएन है या पीएनपी है। क्या बात समझ रहे हैं, कैसे तय होगा। तो एरो हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है, एरो हमेशा पी से एन की तरफ होता है। तो ये कौन सा हो गया एनपीएन और ये कौन सा हो गया पीएनपी। बात क्लियर है। इसमें आओ यार, सामने आओ, कहां छुपे हुए बैठे हो, देखने में दिक्कत होगी, सामने सामने नोट करो। गॉड इतना भी कितने डिग्री पे चला रखा, 27-28 कर दो यार, तुम लोगों भी लगने लगी है। 28 पे कर दो यार, 1 डिग्री और बढ़ा दो, इन लोगों की बातें सुन के लग रहा है।
फैन बंद करो, जब इतनी ठंडक है तो फैन क्यों चला रहे हो? जहां मौका मिले यार बचत करते चलो। एसी बंद कर देंगे, बचत होगी। पता नहीं एसी आपको नहीं देता है ना, एसी का। हाँ एसी का बजा देते हैं। माय गॉड, बिजली की चोरी करता हूँ क्या यार मैं? हमेशा एसी खुला रखते, पंखे बंद कर रखते हैं, उल्टा करते हैं। बंद कर दो यार, एसी बंद कर दो, फैन चलाओ। ये 27-28 एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेंटेन रखता है यार, कोई इससे ठंडा थोड़ी होती है यार। और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो जो एकदम चिल्ड 16 डिग्री की बातें किया करते थे कभी। ये नोट कर लिया भाई लोग। यंग एज में गर्म खून होता है ऐसा लोग बोलते थे, गर्म खून। ये कोल्ड ब्लड कहाँ से आ गया? कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, जैसा एनवायरनमेंट का वो टेंपरेचर होता है वही उन लोग का भी होता है। जैसे बहुत ठंडी है तो उन लोग बहुत ठंडी लगेगी, बढ़ानी है तो बहुत गर्मी लगेगी। तो ऐसे तो होते हैं हम लोग कैसे होते हैं? हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। हाँ, हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड। मतलब हम लोग को ठंड में ठंड नहीं लगती। लगती है सर, बट हम लोग टेम्परेचर जैसे नहीं हो जाते, जैसे ठंड लगती है तो उन लोग को भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जैसे अगर गर्मी है तो उनको भी बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। टेम्परेचर हाँ तो यही तो होता ही हम लोगों के साथ। ऐसे भी लाइफ होती है तो मतलब उनके अंदर का पानी जम जाता है। भाई एक बात बताओ, जब उसका बाहर अंदर सेम है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ एटमॉस्फेयर वाला ना, वही मैं कह रहा हूं कि वही लाइफ अगर श्रीनगर में है, लेह में माइन वहां की छिपलियां -2 डिग्री पे भी अपना पानी बचा लेंगी। क्या बात कर रहा है यार, हमारे घर में सब। तो यार मैंने अभी 2 डायग्राम बनाए हैं, एक ब्लॉक डायग्राम और दूसरा क्या, सिंबॉलिक डायग्राम। लेकिन अभी तक एक्चुअल डायग्राम नहीं आया है। तो यार एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक्चुअल डायग्राम में बताने की कोशिश करूं। एक्चुअल डायग्राम मतलब वो भी बस इतना बता रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम नहीं होता है। देखो जरा, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कैसे पता एनपीएन है? ग्रीन कलर से मैं हमेशा क्या दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन, और रेड कलर से ये जो दिखाया, ये क्या दिखाया, होल्स। तो यहां इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी पे है और होल माइनॉरिटी पे, मतलब ये एन टाइप हो गया, वो भी एन टाइप हो गया, बीच में क्या हो गया, पी टाइप। तो यार इनमें से एक बेस है, एक एमीटर है और एक कलेक्टर है। क्या लगता है बेस कौन है? बीच में होगा, जिसको सैंडविच करते हैं वो। तो ये हमारा क्या है, बेस। ठीक है, यहां एक मेटेलिक कांटेक्ट होगा जिससे वायर या बैटरी कनेक्शन करा जाएगा। यहां एक मेटेलिक कांटेक्ट होगा। इन दो में से कौन एमीटर? अच्छा लिखा हुआ है, ओके, ये बेस है। ठीक है, एमीटर कौन है? जिसमें डोपिंग ज्यादा है, जिसमें चार्ज कैरियर ज्यादा, यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टाइप बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर ये पीएनपी होता तो क्या ज्यादा होता, होल ज्यादा होते। तो सबसे ज्यादा डोपिंग, सबसे ज्यादा नशा इसको कराया गया है। किसको? एमीटर को, क्योंकि उसी को कैरियर रिलीज करना है। डोपिंग का मतलब नशा होता है हिंदी में। तो सबसे ज्यादा, मैं इसमें एकदम शुद्ध शब्द बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी गलत शब्द नहीं है। तो सबसे ज्यादा डोपिंग इस ब्लॉक की कराई गई है, क्योंकि इसका काम क्या है, एमिट करना। सबसे कम डोपिंग किसकी है? बेस की। और ये मॉडरेट डोपिंग के हैं। यानी यार देखो, यहां पे मैंने चार्ज कैरियर थोड़ा कम दिखाए हैं, सबसे ज्यादा यहां दिखाए हैं। और ये पी टाइप था तो इसमें होल दिखाना था, होल भी मैंने ठीक ठाक अमाउंट में दिखाए, बहुत ज्यादा नहीं दिखाए। क्या इतनी बात और क्लियर है? तो ये इसका। अच्छा, कोई पूछे यार सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा किसका है? सीधी बात है यार, इसको कलेक्ट करना है तो इसको अपना एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे ज्यादा एरिया ऑफ कलेक्टर है, देन एरिया किसका है, बेस का, और सबसे कम एरिया किसका है, एमीटर का। ये कुछ और बातें हैं जो एक्चुअल डायग्राम में हम लोग कवर कर सकते हैं। किसका है, NPN, ये NPN ट्रांजिस्टर का एक्चुअल डायग्राम है। ये भी और बना लें। अब तो PNP का कैसा होगा मैं बनाऊंगा नहीं, अब तुम्हें समझदारी दिखाना पड़ेगी। हम एक ही तरह की बातें करेंगे और NPN की ही ज्यादा बातें करेंगे। PNP तुम्हें खुद समझना है। PNP में क्या होगा यार, होल्स ज्यादा, होल्स मॉडरेट, और यहां इलेक्ट्रॉन बहुत कम। तो बस एक ही बनाओ यार, दूसरा मैं समझदारी पे छोड़ देता हूं। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, तुम डायग्राम इसके हिसाब से नहीं बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। इतना भी क्या बड़ा बनाना यार। स्टार्ट कर दिए। ए यहां पर क्या है, एरिया है। अगर यहां पे N को मैं कॉन्सेंट्रेशन बोलूं तो N सबसे ज्यादा कहां है, एमीटर पे, उससे कम कहां है, कलेक्टर पे, और सबसे कम कहां है, बेस पे। N यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां N की कॉन्सेंट्रेशन एमीटर में सबसे ज्यादा होती है, फिर कलेक्टर में होती है, और सबसे कम कहां होती है, होल में। सबसे कम कहां होती है, बेस में। ये सब बार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है। सेमीकंडक्टर मतलब कि ऐसा ये जो कटिंग हो रही है वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर सब चल रहा है। ये डिवाइस बनाया जाता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐसे हजारों डिवाइस बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाते होंगे ये बड़ा प्रश्न, सब रोबोटिक होता है। नोट कर लिया भाई लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां है, एमीटर पे, देन कलेक्टर पे, और सबसे कम कहां है, बेस पे। इसके ऊपर सवाल कैसे पूछ सकते हैं, यही पूछेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा हो सकता है यार। हाँ, अब तक जितनी बातें बताई हैं वही पूछेंगे। सिंबल पूछ सकते हैं, ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन तो कोई नहीं पूछेगा, वो ज्यादा ही आसान हो गया। कहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती, कहाँ कम होती, हर चीज, हर लाइन एक क्वेश्चन है। अच्छा, तुम्हें याद है यार कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड जब बनाते थे, पीएन जंक्शन डायोड, तो मैंने वहां कुछ बातें करी थी कि जैसे ही हम यार इस तरह के ब्लॉक में डोपिंग कराएंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहां की तरफ भागता है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वेट करने का प्रयास करता है। तो यार यहां N की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां N की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। तो क्या बताओ ये तुरंत कहां की तरफ भागेगा, बेस की तरफ। और बेस से पार करता हुआ, क्योंकि बेस की थिकनेस बहुत कम होती है, इसकी थिकनेस सबसे कम होती है। यहां पे देखो यार, ये जो लेंथ दिखाई गई ये भी मीनिंगफुल है यार। सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, इसकी है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, और ये लेंथ वाइज ठीक है, मॉडरेट है।
तो ये इलेक्ट्रॉन यार इस बेस को पार करते हुए कलेक्टर तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि कलेक्टर की भी कॉन्सेंट्रेशन इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। इस सिचुएशन में जब कोई फेवर नहीं है तो क्या कुछ इसके भी इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जा रहे होंगे? नहीं। तो यहां पे कुल मिला के कॉन्सेंट्रेशन इक्वेट होने की कोशिश में हम लोगों ने बात करी थी, जहां से भी कोई न्यूट्रल चीज से इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो अपने साथ कैसा चार्ज लेके जाते हैं? नेगेटिव। और जहां से गए हैं वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये बात हम लोगों ने डायोड के समय भी करी थी कि यार एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है जहां पे क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एन में कौन सा चार्ज आता है? प्लस, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं, और जहां गए हैं वहां कैसा आएगा? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आई है तो क्या यहां के इलेक्ट्रॉन भी तो बेस की तरफ भागे होंगे? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी क्रिएट हो गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने का मतलब होता है कि अब वो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो रुक चुका है, और हो भी रहा है तो ना के बराबर। क्या ये डिफ्यूजन ये ब्लॉक क्रिएट करते ही हुआ होगा, फिर क्या आ गया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पार करके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? यार इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फोटोन खाना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे फोटोन की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन इसको पार करते रहते हैं। तो साथ ही साथ हमने एक और बात करी थी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है तो डिफ्यूजन करंट आता है, लेकिन साथ ही साथ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाती होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते होंगे, तो ड्रिफ्ट करंट भी बह जाता होगा। इसका मतलब कि नेट में ना यहां कोई करंट होगा, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर होगा, और यहां भी ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर होगा। यानी यार ये डिवाइस अभी फिलहाल अंदर से एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसको पार करके जाते होंगे तो डिफ्यूजन करंट बहता होगा, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते होंगे तो ड्रिफ्ट करंट बहता होगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। ये डिस्कशन हम पीएन जंक्शन डायोड में कर चुके हैं। तो यार देखा जाए तो ये दो पीएन जंक्शन हो गए, एक पीएन ये और एक पीएन ये। तो वही एक्सप्लेनेशन है यार, जैसे वहां फील्ड बनती थी यहां फील्ड बनेगी, जैसे वहां डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट होता था यहां भी ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट होगा। बात क्लियर है? लेकिन क्या अभी ये डिवाइस में नेट में इन दोनों जंक्शन में भी कोई करंट नहीं है और इन दोनों जंक्शन में भी कोई करंट नहीं है, यानी ये डिवाइस फिलहाल एक्टिव नहीं है। एक्टिव डिवाइस वो है जिसमें करंट का फ्लो हो सके, तो फिलहाल ये डिवाइस एक्टिव नहीं है। हम लोगों ने यार डायोड को एक्टिव बनाने के लिए क्या किया था? बायसिंग करी थी। डोपिंग तो करी थी डायोड पी बनाने या एन बनाने के लिए। यार डोपिंग किसके लिए करी जाती है? पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए डोपिंग करिए, तभी तो यहां तुम्हें इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैरियर ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसकी पी टाइप डोपिंग करी तो तभी तो यहां होल ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर डोपिंग ना करते तो क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन और होल की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर होता। तो डोपिंग करते हैं पी टाइप या एन टाइप बनाने के लिए, और बायसिंग करते हैं करंट मेंटेन करने के लिए। यानी यार बताया डायोड में करंट लाने के लिए हमने क्या किया था? दो तरह की बायसिंग। अगर करंट हमें डिफ्यूजन वाला बढ़ाना होता था तो फॉरवर्ड बायसिंग, और करंट ड्रिफ्ट वाला बढ़ाना होता था तो, हालांकि ड्रिफ्ट वाला करंट ना के बराबर होता था। दो तरह की बायसिंग करी थी। तो यार इस डिवाइस को भी एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है? बायसिंग करना है, और बायसिंग नाम के हिसाब से करना है। कैसा? एमीटर से एमिट कराना है और कलेक्टर से कलेक्ट कराना है। बायसिंग किसके हिसाब से कराना है? नाम के हिसाब से। एमीटर को ऐसा फेवर देना है कि वो चार्ज कैरियर एमिट करने लगे, और कलेक्टर को ऐसा फेवर देना है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज कैरियर को कलेक्ट करने लगे। नाम के हिसाब से हमें फेवर देना है। तो यार बायसिंग के मैं रूल बता दूं। तो बायसिंग का रूल क्या है? एमीटर बेस जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि नाम के हिसाब से वोल्टेज देंगे। नाम के हिसाब से वोल्टेज देंगे मतलब क्या है? पी को कैसा देंगे? पॉजिटिव,
और n को कैसा देंगे, नेगेटिव। याद है यार, पीएन जंक्शन डायोड में जब हम उसको फेवर करते थे, करंट फ्लो कराने वाला फेवर करते थे, तो पी को क्या देते थे, पॉजिटिव, और एन को क्या देते थे, नेगेटिव। तो यार इसको हमें फॉरवर्ड बायस कैप रखना है। क्या बता, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि यहां एक बैटरी लगाना, नाम के मुताबिक अगर ये एन टाइप है तो यहां कैसी बैटरी लगाओगे, उसके मुकाबले नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अगर ये पी टाइप है तो यहां क्या लगाओगे, पॉजिटिव। हमने यार एक इस मेटलिक कॉन्टेक्ट और एक इस मेटलिक कॉन्टेक्ट के अक्रॉस क्या लगा दिया है, बैटरी लगा दी है। ये बैटरी यार फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका डायोड में मतलब होता था कि ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। बता, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता था, डेप्लीशन रीजन को वीक करना, वीक करना। डेप्लीशन रीजन जब वीक होगा तभी चार्ज कैरियर उसको पार करने में सक्षम होंगे, नहीं तो हम यार फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या जानते हैं, फील्ड को कम करना, क्योंकि यही फील्ड डिफ्यूजन होने से रोकती है। तो हमने पी को कैसा दे दिया, पॉजिटिव, एन को कैसा दे दिया, नेगेटिव। अगर इस बैटरी की फील्ड देखो तो इस सेंस की है, इस सेंस की फील्ड है, तो क्या ये दोनों फील्ड एक दूसरे को डाइल्यूट कर देंगे और यहां वाली फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिट होना शुरू हो सकता है। यार ये सब कंट्रोल किसके हाथ में है, बैटरी। ऑब्वियसली यार इस बैटरी का वोल्टेज बदलेंगे तो उससे ये कंट्रोल होगा। कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्ट करना। मुझे बता, एक इलेक्ट्रॉन सोचो बेस, पतले से बेस को पार करते हुए इस फील्ड में आ गया है। फील्ड कहां से कहां तक होती है, हमेशा फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है, एन टाइप से हमेशा पी टाइप की तरफ होती है। क्या वहां हमने पीएन जंक्शन डायोड में भी दिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से होती है, एन से पी। मुझे बता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, सॉरी लेफ्ट है, तो वो नेगेटिव चार्ज को कहां फोर्स देगा, यार फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को बताती है। यानी अगर यहां कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन को कहां लगेगा, राइट, और राइट लगेगा तो ये कहां गिरेगा जाके, यानी यार कलेक्टर के कलेक्ट करने का हथियार ये फील्ड है। कलेक्टर के कलेक्ट करने का हथियार क्या है, कलेक्टर कलेक्ट किसके दम पे करता है, इस फील्ड के जाल में कोई इलेक्ट्रॉन फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो वो सीधे कहां गिरता है, कलेक्टर पे गिरता है। बात सुन रहे, तो क्या इस फील्ड का स्ट्रांग होना बेटर है, स्ट्रांग होना कलेक्टर के नाम के हिसाब से होगा। और इस फील्ड को अगर हमें स्ट्रांग करना है तो फॉरवर्ड बायस्ड करना है या रिवर्स बायस्ड करना है, फील्ड का स्ट्रांग होना रिवर्स बायस्ड होता है, फील्ड का स्ट्रांग होना। यहां हमने फील्ड को क्या किया है, वीक किया है, यहां हम फील्ड को क्या करने वाले हैं, स्ट्रांग करने वाले हैं। और स्ट्रांग करने वाले हैं तो नाम के मुताबिक बैटरी नहीं देंगे, एन को क्या देंगे, पॉजिटिव, और पी को क्या देंगे, नेगेटिव। तो इसको हमने कैसा रखा है, रिवर्स बायस्ड। तो एमीटर बेस जंक्शन को हम कैसा करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड, और दूसरा क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन इज केप्ट रिवर्स बायस्ड। यानी यार कलेक्टर बेस, यहां हम पक्षपात करते हैं कैरियर को चलाने वाला, और यहां हम पक्षपात करते हैं कैरियर को रोकने वाला। यानी इसका खुद का इलेक्ट्रॉन यहां तो जाएगा ही नहीं, और जो दूसरों का आ रहा है वो भी ये कलेक्ट कर लेगा। तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर ऐसे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और यहां तो बाढ़ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ऐसे मन में ख्याल आते हैं, मेरे भी आते थे। तो मैंने उनका जवाब पता किया। यार ये बैटरी लगी है, बैटरी का नेगेटिव इधर है, बैटरी का क्या मतलब होता है कि वो नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन देता है और पॉजिटिव एंड से कलेक्ट करता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की जितनी भी भरपाई है वो कौन करेगा, बैटरी। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो मुझे करंट ऐसे दिखाना चाहिए। तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा करंट दिखाता है। इसको मैं नाम दे रहा हूं आई। आई मतलब एमीटर से फ्लो करने वाला करंट। ये आई इस इलेक्ट्रॉन के जाने से तय होगा। यार क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो कौन पूरा करेगा, एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं कौन कम करेगा, बैटरी। अब मुझे बता, कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं तो
तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आना चाहिए, नहीं आएगी। क्या ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां से एब्जॉर्ब करेगा उतने यहां भेजेगा भी। बैटरी भी अपनी कभी इम्बैलेंसिंग नहीं करती है। तो ले देखे, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो करंट कहां दिखाना चाहिए? करंट हमेशा जहां इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके उल्टा दिखाया, तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया है? कलेक्टर करंट। नो डाउट यहां भी मुझे करंट दिखाना चाहिए। अब देखो ऐसा है, इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकलते हैं और कहां पे ज्यादा कलेक्ट होते हैं? कलेक्टर में। लेकिन उनमें से कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन बेस के रास्ते भी वापस आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो करंट ऊपर दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर अब जरा डिवाइस पे नजर डालो, भूल जाओ यार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब भूल जाओ, अब एकदम नए सिरे से शुरू करते हैं। यार इस डिवाइस में यानी इस डब्बे में कहां कहां से करंट जा रहा है? आईसी और आईबी। कहां से करंट आ रहा है? आई। तो हम एक बात पक्के तौर पे कह सकते हैं, आईई किसके बराबर होगा? आईसी प्लस आईबी के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी इतना ही समझे और ये नियम लिख लें। थोड़ा थोड़ा प्रोसेस मैंने समझाया है कि इसके अंदर क्या चलता है। इसकी शीट दे दो। डायग्राम बनाने की बात है। ऐसी ब्लॉक बना दो पूरा, बहुत एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन इतने सारे दिखाने की जरूरत नहीं है। आंसर दे दिया करें। अगर मैं करंट वाइज बात कर रहा हूं तो तुम्हें यह दिख रहा है कि जितना एमीटर करंट है वो किसके बराबर है? आईबी और आईसी के बराबर। और इलेक्ट्रॉन वाइज बात करें तो बता, एमीटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन या तो कलेक्टर में जमा होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से? नीचे से वापस आ सकते हैं। दो जगहों से इलेक्ट्रॉन वापस आ सकते हैं, या तो कलेक्टर के रास्ते या तो बेस के रास्ते। तो एमीटर से निकलते हैं और दो रास्तों पे स्प्लिट हो जाते हैं। कहां कहां? ज्यादातर कलेक्टर में गिरते हैं और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं? बेस पे। और इसी का उल्टा दिखा दो तो एरो बन जाएगा करंट का। यानी ज्यादा कौन होता होगा? एमीटर करंट। बेस करंट और कलेक्टर करंट में सबसे ज्यादा करंट कौन होता होगा? एमीटर करंट। वो किसके सम के बराबर होगा? बेस और कलेक्टर करंट के। तो मैंने यार अभी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने बैटरी लगाना सिखाया है। और ये जो मैंने बैटरी लगाई है उसमें बेस के रिस्पेक्ट में एक जगह नेगेटिव दिया है और बेस के रिस्पेक्ट में एक जगह क्या दिया है? पॉजिटिव में। क्या ये बात मैं क्यों कह रहा हूं बेस के रिस्पेक्ट में? क्योंकि यार इस रीजन में बेस रीजन का पोटेंशियल कॉमन है, उससे यहां का कम है। तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस मोड।
इसको क्या कहते हैं? ये जो मैंने दिखाया है ये कॉमन बेस मोड है। इस जंक्शन में जो भी वोल्टेज है वो सब जगह जो भी है सेम है, और जनरली उसको हम अर्थ कर देते हैं। तो हम ऐसे कह देते हैं ये जीरो है तो ये उससे नेगेटिव है, ये जीरो है तो ये उससे पॉजिटिव है। तो ये कौन सा मोड था? कॉमन बेस मोड। इसी डायग्राम को मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर बनाऊं तो देखो यार, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद है यार, एक होता था बेस, एक होता था एमीटर, और एक होता था कलेक्टर। अच्छा यार, अगर ये एनपीएन है तो मुझे एरो कैसे बनाना चाहिए? ऐसे बनाना चाहिए। एन पी एन में एरो हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है? पी से एन। मैं यही चीज जो यानी यहां करी है वो चीज मैं यहां दिखाने वाला हूं। मुझे बताओ, इस डिवाइस में मुझे बैटरी लगाना है। बैटरी लगाना है तो किसको कॉमन रखना है? बेस को। तो बेस को मैं अर्थ बना देता हूं। बेस को क्या कर दिया? अर्थ। बेस के मुकाबले बता, एमीटर और बेस को हमें कैसा रखना होता है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है नाम के हिसाब से। फॉरवर्ड का मतलब है नाम के हिसाब से। तो नाम के हिसाब से मतलब पी को क्या दोगे और ई को क्या दोगे? पी को क्या दोगे? पॉजिटिव, और एन को क्या दोगे? नेगेटिव। नाम के हिसाब से हो गया, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव। एक्चुअली एमीटर एन टाइप है ना। अच्छा, कलेक्टर बेस में, बेस के मुकाबले कलेक्टर को हमें बैटरी देना है। बताओ, अच्छा बेस के मुकाबले कलेक्टर को बैटरी देना है तो नाम के हिसाब से या नाम का उल्टा? रिवर्स बायस का मतलब होता है नाम का उल्टा। तो नाम का उल्टा मतलब एन को क्या दोगे? पॉजिटिव, और पी को क्या दोगे? नेगेटिव। क्या जो चीज मैंने यहां समझाई वही चीज मैंने सिंबॉलिक डायग्राम में बताई है। तुम्हें अगर कोई सिंबल दे दिया जाए, क्या बैटरी लगाना तय कर पाओगे? ये भी एक क्वेश्चन होता है कि तुम्हें सिंबॉलिक डायग्राम दे दिया, पहले तुमने ट्रांजिस्टर पहचान लिया कि वो एन टाइप है या पी टाइप है, फिर तुमने एमीटर बेस को कैसा देना है? नाम के हिसाब से, और बेस कलेक्टर को क्या देना है? नाम के खिलाफ। और दूसरी बात, कॉमन का मतलब क्या होता है कि हमें किसको अर्थ करना है। तो ये कौन सा मोड है? कॉमन बेस मोड। अभी हम और मोड दिखाएंगे तो बात क्लियर होगी, पहले इतनी बात समझ ले। ये मैंने कॉमन बेस मोड दिखाया है, इसको बोलते हैं कॉमन बेस मोड। एमीटर कलेक्टर बेस में लेंथ का वो क्या होता है? सबसे बड़ा छोटा है? बेस सबसे पतला होता है, बस इतना ही है। बेस सबसे पतला होता है। मुझे बताएं ये कौन सा मोड है? ये कौन सा मोड है मैं पूछना चाह रहा हूं। जैसे वो कॉमन बेस मोड था, तो ये कौन सा मोड है? कॉमन एमीटर मोड। क्यों कॉमन एमीटर? क्यों? क्योंकि मैंने एमीटर को कॉमन करके उसके मुकाबले कलेक्टर में वोल्टेज देने का फैसला किया, और उसी के मुकाबले बेस में वोल्टेज देने का। कॉमन किसको किया है? नहीं, यहां मैंने किसको कॉमन किया है? कलेक्टर को कॉमन किया है, और उसके मुकाबले मुझे एमीटर पे, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, और ये क्या है? बेस है। मुझे यार यहां बैटरी लगाना है और यहां बैटरी लगाना है। बैटरी लगाना है तुम लोगों को। अच्छा यार, कौन सा डिवाइस है, क्या देख के बता सकते हैं ये कौन सा डिवाइस है? यार ये P होगा, ये N होगा, और ये N होगा।
कैसे पता चला? क्योंकि एरो हमेशा P से N की तरफ होता है। यहां पर अभी मैंने PNP एक भी नहीं बनाया, ये भी क्या है? P से N की तरफ है और किनारे एक जैसे होते हैं NPN। तो यार मैं चाहता हूं यार इन स्लॉट्स पे तुम्हें बैटरी लगा के दिखाना है। इन स्लॉट्स पे बैटरी कैसे लगेगी तुम्हें यार बायसिंग करके दिखाना है। ये कॉमन एमीटर मोड है और ये क्या है? कॉमन कलेक्टर मोड है। और तुम्हें बैटरी लगा के दिखाना है नियम के हिसाब से, जिसका लग जाए वो दिखा सकता है। बैटरी का नियम क्या है? एमीटर को फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर को रिवर्स बायस रखना है। कर लिया है? किसी ने किया? एमीटर को कैसा रखना है? फॉरवर्ड तो नाम के हिसाब से, ठीक है। और कलेक्टर को कैसा रखना है? रिवर्स। तो तुमने नाम के हिसाब से क्यों किया है? एन को कैसा देना था? ठीक। कलेक्टर को पॉजिटिव और एमीटर को नेगेटिव, ठीक है, सही तो है भाई। एमीटर नेगेटिव है, एन है तो नेगेटिव देना है। और कोई? P को पॉजिटिव और यहाँ N को पॉजिटिव, ठीक। P को पॉजिटिव और यहाँ N को हाँ N को पॉजिटिव, ठीक। P को पॉजिटिव और यहाँ N को पॉजिटिव, ठीक है। P को पॉजिटिव, N यहाँ पर हमको बताओ C कैसा है? कलेक्टर है। कलेक्टर को N ना है तो N को क्या देना चाहिए? दे दो पॉजिटिव, कोई बात नहीं। इसके रिलेटिवली हमें इसको क्या देना है? पॉजिटिव देना है। केवल कलेक्टर पे ध्यान दो, दोनों पे ध्यान ही मत दो। यहां पर हमें किस पे ध्यान देना है? एमीटर पे। और एमीटर कैसा है? नेगेटिव है। तो एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना होता है और फॉरवर्ड बायसिंग नाम के हिसाब से होता है। यानी एन को हमें क्या देना है? नेगेटिव। और पी अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यार तुम्हें बस एमीटर पे ध्यान देना, दूसरे पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, बस इतना करते ही फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। क्लियर है? कलेक्टर कैसा है? कलेक्टर एन टाइप है और इसको फॉरवर्ड रखना है, रिवर्स रिवर्स रखना है। तो एन को हम क्या देंगे? उसके नाम के हिसाब से नहीं देंगे, क्या देंगे? पॉजिटिव। इधर की चिंता नहीं करना है। बात क्लियर है? एमीटर का बायसिंग इधर हुआ है
और कलेक्टर का बायसिंग इधर हुआ है। अब कोई देखो जरा, यहां पे एमीटर को अब भी यहां भी नेगेटिव मिल रहा है और यहां भी नेगेटिव ही तो मिल रहा है, तो कहां दिक्कत है मुझे बताएं। बेस और कलेक्टर के बीच में जो बैटरी लगेगी उसमें कलेक्टर का नाम क्या है, N, तो हमें देना क्या चाहिए, पॉजिटिव। बस ये हो गया रिवर्स बायसिंग। क्लियर है, ये N था तो हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव। रिवर्स बायसिंग करना था कलेक्टर को। एमीटर को कैसा करना है, फॉरवर्ड बायस्ड, तो नाम के हिसाब से दो। ये N है तो यहां क्या देना है, निगेटिव, और दूसरी तरफ क्या देना है, पॉजिटिव। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? इसकी बायसिंग करके दिखाएं। ये कौन सा मोड है, अच्छा अभी तुमने बताया कौन सा ट्रांजिस्टर है, क्या बताओ, एरो हमेशा P से N होता है कि नहीं, तो ये P होगा ये N होगा। अब बेस के दोनों तरफ एक जैसे होते हैं तो ये भी क्या होगा, P होगा। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सा मोड है, क्योंकि मैंने एमीटर को अर्थ कर रखा है, ये हमारा एमीटर है, ये बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। एमीटर को अर्थ कर रखा है तो ये कौन सा हो गया, कॉमन एमीटर। इसी के मुकाबले बेस को बैटरी देना है, इसी के मुकाबले कलेक्टर को बैटरी देना, इसी के रिलेटिव बैटरी देना है, तो वो कॉमन, ये हो गया PNP का कॉमन एमीटर मोड। हाँ भाई, जनता बताए कितने लोगों का हो गया है, बुला के दिखा सकता है। नाम के हिसाब से, और वहां नाम का कलेक्टर नाम के हिसाब से थोड़ी देना है। ये कलेक्टर है और वो पॉजिटिव P है, तो P को P नहीं देना है, कलेक्टर में रिवर्स रखना है, ये नाम के हिसाब से। ठीक, बेस एमीटर नाम के हिसाब से और कलेक्टर को नाम का उल्टा। ठीक, बताओ। अच्छा, एमीटर को हमें फॉरवर्ड रखना होता है, और फॉरवर्ड का मतलब है नाम के हिसाब से, तो P को क्या देना है, दूसरे को मत सोचो यार, बस P को क्या देना है, पॉजिटिव। कितने लोगों ने कर लिया यार ये, मुझे बताओ इधर। अब हम कलेक्टर और एमीटर के बीच में बात कर रहे हैं, तो यहां कलेक्टर का ध्यान देना है, कलेक्टर का वोल्टेज तय करना है। कलेक्टर है P, P को हमें क्या देना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो रिवर्स होगा, तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया। कितने लोगों ने कर लिया यार पूरा, कोई दिक्कत है? तो यार बायसिंग किस लिए करी जा रही है, फिर से हम लोग अपनी पुरानी स्टोरी पे लौट आए। बायसिंग इसलिए करी जा रही है ताकि एमीटर को एमिट करने में मदद की जाए, यानी इसकी फील्ड को क्या किया जाता है, वीक, और कलेक्टर को कलेक्ट करने में मदद की जाए, मतलब इसकी फील्ड को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग। ये मैंने दिखाने की कोशिश करी यार, देखो P को क्या दिया है मैंने, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि शुरू में जब सर्किट ये बनाया होगा तो क्या थोड़ा सा डिफ्यूजन P की तरफ हुआ होगा, तो ये फील्ड आ गई थी, और ये फील्ड आने से सब कुछ रुक गया था। क्या अभी जब तक हमने बैटरी नहीं जोड़ी है तो ये सर्किट एक्टिव है या इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। अभी ये सर्किट एक्टिव नहीं, अभी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर एक्टिव कराना है तो हमें इस फील्ड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और इस फील्ड को क्या करना पड़ेगा,
बढ़ाना पड़ेगा। ये 2 पिन डिवाइस है या 3 पिन डिवाइस है? देखो, 1 पिन, दूसरा पिन, और क्या इन 2 पिन के बीच में एक बैटरी लगाई गई है और बाकी के 2 पिन के बीच में? अच्छा, ये कौन सा मोड है? देखो, एमीटर में अर्थ करा है तो ये कौन सा मोड है? कॉमन एमीटर। ये बनाना नहीं किसी को, मैं यहां वर्किंग समझाने वाला हूं एक बार फिर से। तुम अगर किसी भीड़ वाले मंदिर में दर्शन करने जाते हो, कभी अगर ऐसा सबके साथ हुआ होगा, तो वहां पर यार पुलिस वाले जगह जगह पे चीजों का कंट्रोल करते हैं। स्पेशली मैं मंदिर के आसपास पे बात कर रहा हूं, तो पहला कंट्रोल यानी वो डंडा या बांस या बैरियर टाइप का कुछ लगा देते हैं, तो भक्त लोग गेट में अंदर कितने जाएंगे वो कंट्रोल करते हैं, एक कंट्रोल। और दूसरा कंट्रोल होता है, तुम मंदिर के अंदर जहां दर्शन कर रहे होते हैं वहां भी 2-3 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनका केवल ये काम होता है कि भैया जल्दी करो, आगे बढ़ो, मतलब वहां रुकने नहीं देते हैं। 2 तरह के कंट्रोल, ठीक है। तो यार एक कंट्रोल इस बैटरी के हाथ में है। ये बैटरी क्या तय करेगी कि कितने भक्त दर्शन करने जाएंगे। दर्शन कहां होना है? कलेक्टर के अंदर मंदिर है, वहां दर्शन होना है। तो यार जैसे ही हम इस बैटरी को कम ज्यादा करेंगे तो ये फील्ड कम होगी। फील्ड कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन का पास करना आसान हो जाएगा। सोचो यार, नीचे से बैरियर निकल रहा है, स्वैपिंग वाला बैरियर ऊंचा चला गया तो लोग उसको पार नहीं कर पाएंगे। जितना बैरियर नीचे जाएगा लोग कूद कूद के, ऐसा मतलब इंतजाम कर रखा है। तो ये फील्ड का जितना स्ट्रांग होगा, अब यार फील्ड स्ट्रांग होना मतलब बैरियर काफी ऊंचा है, भक्त लोग पास नहीं कर पाएंगे, तो भक्त अभी यहां भीड़ लगाए खड़े हैं, हालांकि चिल्लाते रहते हैं कि भैया खोलो खोलो, उनको नहीं पता कि अंदर का हाल क्या है। खैर, तो ये बैटरी का कंट्रोल, बैटरी को कम ज्यादा करके हम इस बैरियर को खोल या बंद कर सकते हैं। अभी क्या है, खुला है कि बंद है? यार तुम लोग यही नहीं समझ पाए। फील्ड कम करना, ऐसे सोचा है कि नीचे से कोई चीज निकलती है और वो जब बड़ी होगी तो लोग फांद नहीं, छोटी होगी तो फांद देंगे। तो फील्ड कम हो गई तो मतलब जनता अब फांद फांद के दर्शन करने चल गई। अब दर्शन करने के लिए इतना सा रास्ता तय करना है और फिर यहां पर गेट पे ही एक पुलिस वाला खड़ा रहता है ये बताने के लिए भैया इधर जाना है। कहां जाना है? इधर जाना है। कई लोग तो रास्ते ही भूल जाते हैं। जिनको रास्ता पता है वो सीधे ही जाएंगे और सीधे जाने की संभावना ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग एकदम अलग तरह के होते हैं, उनको मतलब कोई कितना भी बताए वो बिना दर्शन करे बाहर आ जाते। बाद में पता चलता है वो कहीं इधर अगल बगल कोई मूर्ति रखी उसके दर्शन करके चले आते, बाद में पता चलता है असली मूर्ति तो अंदर थी। तो ये जो बेस के रास्ते इलेक्ट्रॉन लौट आते हैं, बेस के रास्ते, ये वही भूले भटके लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि दर्शन कलेक्टर में चल रहे थे। पूरा इंतजाम था कलेक्टर में पहुंचने का, मगर वो बिना दर्शन करे लौट आए। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस यहां पे भी है क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। बात सुन रहा है? यानी यहां भी थोड़ा सा अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन को इस रास्ते भी ले जाता है। खैर, लेकिन ज्यादातर यानी यार 100 लोग यहां से निकले तो 98% कहां जाएंगे? यार 98% यहां फील्ड के इन्फ्लुएंस में जाएंगे। ये वही गेटमैन है जो उनको बताता भैया इधर जाना है, दर्शन करो, और ये यही बताता है भैया दर्शन करो जल्दी से निकलो। ये फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, क्या भक्तों का दर्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। यानी 100 आए, 98 दर्शन कर रहे हैं। अगर ये तत्पर ना हो तो पता चले 100 आएंगे, 70 दर्शन किए, 30 जो है गलत रास्ते निकल गए। इसका ये कंट्रोल है। क्या जनता समझ पा रही है? 2 कंट्रोल, एक कंट्रोल मेन गेट पे कि कितने भक्त दर्शन करेंगे, और एक कंट्रोल कि कर भी पा रहे हैं कि बिना दर्शन करे निकल जा रहे हैं। बात क्लियर है? और ये दोनों कंडीशन, इसको हम कैसा रखते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जितने निकालना होंगे वोल्टेज उतना ही स्ट्रांग लगाएंगे। यानी इस वोल्टेज को बदल बदल के हम लोग अंदर जाने वालों को कंट्रोल करेंगे, और इस वोल्टेज को बदल बदल के हम दर्शन कराने वालों की संख्या में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा कंट्रोल किसके हाथ में है? बताओ। अच्छा, बड़ा कंट्रोल किसके हाथ में है? पहले वाले के। दूसरे वाले के हाथ में ज्यादा कंट्रोल नहीं है। दूसरे पास बस इतना ही है, जितने ये भेजेगा उनमें से थोड़े बढ़ा सकता है, या कम तत्पर होगा तो थोड़ा सा कम कर सकता है। ये भाव मन में लाएं, क्योंकि बिल्कुल वही भाव मेरे मन में आता है जब मैं इसको देखता हूं, तो इस डिवाइस में एकदम पूरा वही मंदिर वाला कॉन्सेप्ट लगता है।
ऐसे ही होता है यार, मस्जिद में भी ऐसा होता है कुछ, ऐसा कभी नहीं देखना पड़ता, इतनी भीड़ नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आइडिया तो समझ में आ रहा होगा यार। कहीं और भी ऐसी चीजें होती हैं, मान लिया नहीं दर्शन कर रहे हो तो, हाँ खैर। अब मुझे बताया जितने एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 100, तो उसमें से कुछ कलेक्टर में जाएंगे और कुछ, तो क्या इतना तो सबके मन में भाव आ रहा है कि एमीटर करंट किसके किसके बराबर है, कलेक्टर करंट और बेस करंट। हालांकि करंट का डायरेक्शन उल्टा दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा दिखाया जा रहा है। ये इस डिवाइस की वर्किंग है जो मैंने अभी समझाई है, और समझ ही लो यार इसमें क्या लिखवाऊं मैं, क्या ये वर्किंग समझ में आ रही है यार। वर्किंग का कंट्रोल दो बैटरी के हाथ में है, एक फॉरवर्ड वाली और दूसरी रिवर्स वाली। ठीक, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है भाई, अरे बोले यार, एनपीएन। कैसे पता, एरो हमेशा पी से एन की तरफ होता है, और ये एन है तो ये भी एन होगा। एमीटर कौन, एमीटर नीचे है, कलेक्टर इधर है और बेस इधर है। ठीक है, अगर मैं यहां कोई बैटरी रख रहा हूं, ऐसे एरो दिखाता हूं, इसका मतलब होता है वेरिएबल बैटरी है। ये हम बदल बदल के किस करंट को, हर करंट को कंट्रोल करते हैं। देखा जाए तो यार अगर हम इस बैटरी में बदलाव करते होंगे तो किस करंट में बदलाव आता होगा, एमीटर करंट में, तो कलेक्टर में भी आता होगा। तो भाई ऐसा तो है नहीं, जैसे भक्त 100 निकल रहे हैं पर आवर, तो 98 कलेक्टर में पहुंच रहे हैं, 2 बेस से निकल जा रहे हैं। अगर 200 आएंगे तो 196 पार करेंगे, 4। ये तो पक्की बात है। यानी मेन कंट्रोल इस बैटरी के हाथ में है। ये बैटरी कौन सा करंट को बदलती है, एमीटर करंट को भी, बेस करंट को भी। IE बढ़ता होगा तो IB भी बढ़ता होगा। चलो यार, यहां भी एक बैटरी लगाते हैं। N को क्या देना है, पॉजिटिव, और दूसरा निगेटिव रहेगा। इस बैटरी के हाथ में क्या कंट्रोल है कि 98 दर्शन करेंगे या 90 करेंगे। बहुत कम बैटरी वोल्टेज होगा तो 90 ही कर पाएंगे, बहुत ज्यादा होगा तो क्या, अगर 100 छोड़े जा रहे हैं तो 101 दर्शन कर सकते हैं क्या, यानी इसके हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। चलो यार, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। IE बराबर क्या होगा, IC प्लस IB। अब मैं एक और बात कह रहा हूं यार, एक फिक्स वोल्टेज के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर मैं वोल्टेज में कोई बदलाव करता हूं तो क्या सारे करंट में इस वोल्टेज में बदलाव कर रहा हूं तो IE में भी बदलाव होगा। यानी सोचो यार, पहले 100 थे और अभी मैंने 150 कर दिए, तो डेल्टा I क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन I। तो क्या कलेक्टर में पहले अगर 98 जा रहे थे तो अब कुछ 147 जा रहे होंगे, तो इसमें 47 का चेंज आया, इसमें 50 का चेंज आया। तो इसमें पहले 2 जा रहे थे और अब 3 जा रहे हैं, तो ये किसका चेंज हो गया, बेस का। यानी यार अगर टोटल सम के लिए रूल है ये, तो चेंज के लिए भी, यानी कुल मिला के हमने सारा फॉर्मूला चेंज के लिए भी लिख दिया है। जब ये करंट 100 था तो ये 98 था और ये 2 था। जब ये 150 हो गया, मतलब चेंज कितना हो गया, 50 का, तब ये 47 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। उसी रेशियो में चीजें होंगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। चलो, एक डिवाइस की बैटरी लगा देने के बाद और बैटरी को फिक्स करने के बाद, ये ध्यान दें यार, बैटरी को फिक्स करने के बाद जितना करंट होगा वो फिक्स हो चुका है। और अब हम इस डिवाइस में ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि करंट के अंतर किस लेवल के हैं। अंतर मतलब कि बता सबसे ज्यादा करंट कौन सा है, एमीटर का, उससे कम क्या है, बेस का, और सबसे कम क्या है, कलेक्टर का। तो एक होता है अल्फा पैरामीटर जो करंट के रेशियो को बताता है, और एक होता है बीटा पैरामीटर जो क्या बताता है, करंट के रेशियो को बताता है।
तो बीटा पैरामीटर किस रेशियो को बताता है? हाँ, IC बाई IB। बेस के मुकाबले कलेक्टर करंट कितने गुना है? मैंने हर जगह ये बताने की कोशिश की, बेस का करंट अक्सर बहुत कम होता है और कलेक्टर का करंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गया यार? अल्फा पैरामीटर भी रेशियो बताता है किसका किसका? हाँ, ये बताता है IC अपॉन शायद दिया है कहीं? ठीक, IC बाई दूसरा पैरामीटर है जिसको मैंने क्या दिया है? अल्फा पैरामीटर। अब यार क्या ये अल्फा पैरामीटर एक फिक्स वोल्टेज के लिए मैंने दिया है, बीटा पैरामीटर भी फिक्स वोल्टेज के लिए दिया है। इसको हम लोग आमतौर पे अल्फा DC लिख देते हैं, अल्फा DC, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, फिक्स है। अगर कोई कहते हैं यार इसी का अल्फा AC लिखना हो तो उसमें क्या होगा? तो यार जब तक फिक्स है तब तक DC है, बदलाव होगा तो उसको क्या लिखेंगे? है ना, बदलाव होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे? बीटा AC इज इक्वल टू क्या? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ठीक है, तो इन्हीं को इससे हमें एक सेंस लगता है कि डिवाइस में किस लेवल का इंतजाम किया गया है। नहीं, क्या इससे हमें सेंस मिलेगा कि कितने दर्शन करने वाले हैं और कितने भटक रहे हैं? B फॉर भटकने वाले, C फॉर जिन्होंने देखा है, C फॉर देखना होता है ना, तो C कोई बात नहीं, ओके। तो C मतलब जो सही में दर्शन करके आए हैं और B जो भटके हुए लोग हैं, उनका रेशियो का अंदाजा लग रहा है। और इससे क्या अंदाजा लग रहा है कि कलेक्शन करने देखने वाले C और छोड़े गए भक्त में क्या रेशियो है, ये भाव आ जाता है सर्किट का। बस इतने के लिए ये पैरामीटर डिफाइन किए हैं। तो अभी यार हमने अल्फा बीटा इस तरह से डिफाइन किया है और इनमें एक रिलेशन भी बनाया है। तो अल्फा बीटा एक दूसरे से रिलेट किए जा सकते हैं। वो फॉर्मूला भी काफी फैशन में चल रहा है, मैं एक का बताऊंगा, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। बता यार, मैं इस पूरे फॉर्मूले में IC से डिवाइड करने वाला हूं, है ना, किससे? डिवाइड बाई IC। पूरे फॉर्मूले को IC से यहां भी, IC से यहां भी और IC से यहां भी डिवाइड करते हैं। IC से क्यों? क्योंकि यार IC यहां भी नजर आ रहा है और IC यहां भी नजर आ रहा है, इसलिए मैंने IC से डिवाइड किया है। मुझे बता, IC बाई IC ये क्या बन गया? 1। ये क्या बन गया? ये 1 बाई बीटा बन गया। और ये क्या बन गया? 1 बाई अल्फा। अरे भाई IC बाई आई ये क्या बन गया? 1 बाई अल्फा। तो भी यार अल्फा बीटा का रिलेशन बताना था, तो आ गया यार 1 बाई अल्फा माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 1 बाई बीटा। इसको थोड़ा अल्फा एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस अल्फा 1 बाई बीटा। तो बीटा बराबर क्या आ गया? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये भी एक फेमस फॉर्मूला है जो हमें रटा हो तो भी अच्छा है, इतना सा मेहनत करके रिकवर भी किया जा सकता है। अच्छा बता, बीटा के रेशियो के बारे में क्या गारंटी ले सकते हैं? IC और IB में कौन ज्यादा होगा? तो IC और IB का रेशियो हमेशा 1 से काफी बड़ा होगा, ये 40-50 के आसपास आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 98 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 49 आ रहा है।
तो मैं कह सकता हूं यार ये आंसर जो बीटा होगा वो 1 से काफी बड़ा होगा, यानी ये कुछ 40-50 के आसपास होगा, है ना, 40 से 50 के बीच में होगा। और अल्फा के बारे में क्या कह सकते हो? अल्फा में मुझे बताओ आईसी और आई में कौन ज्यादा होता है? अरे इतना तो मैंने बताया, एमिट करने वाले ज्यादा होते हैं, कलेक्ट होने वाले कम होते हैं। तो अल्फा की वैल्यू के बारे में क्या गारंटी ले सकते हो? अल्फा 1 से छोटा होगा और 1 के आस ही पास होगा, है ना, 1 से बहुत छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा यार 100 निकलते हैं तो 98 दर्शन करते हैं, यानी 100 जो करंट दे रहे होंगे और 98 जो करंट दे रहे होंगे उनका रेशियो वो 1 से थोड़ा ही कम होगा। बात क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो जिसपे सीधे सीधे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनका भाव मन में रहेगा तो याद रहेगा, वरना दिमाग से उतर जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ये एकदम बेसिक चल रहा है, इसमें कुछ भी बहुत अप्लाइड या बहुत हाईफाई नहीं है, क्योंकि यही थ्योरी है। बोर्ड वाले समझ लें तो भी काम का है और कंपटीशन वाले समझ लें तो भी काम का, और इसमें कोई बहुत अप्लाइड चीजें नहीं आती है, जो दी हैं बिल्कुल सीधे सीधे पूछी जाती है, ये सबके काम का है। बोर्ड, नीट, आईटी, जेई सब में इतनी ही बातें पूछी जाती हैं। नोट कर लिया भाई लोग? नोट कर लिया भाई? बहुत बढ़िया किया। तो अभी यार हम लोगों ने इस डिवाइस को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया है कि इस डिवाइस के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अगर डिवाइस को हम पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हम जैसे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हर वोल्टेज पैरामीटर के लिए करंट की फीलिंग लाना, वो डिस्कशन हम लोगों ने डायोड में भी किया रहा था। फिजिक्स में जब भी कहीं कैरेक्टरिस्टिक वर्ड होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी थ्योरी लाइनें लिखने वाले हैं। ग्राफ बनाना मतलब उसी से तुम उसका भाव मन में ला सकते हो, नहीं, उस जगह पे हमने केवल दो कैरेक्टरिस्टिक, एक पॉजिटिव वोल्टेज के लिए और दूसरा नेगेटिव, यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने। पीएन जंक्शन डायोड में एक बार पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बायसिंग के लिए किया था और एक बार रिवर्स बायसिंग, आधा ग्राफ था फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और आधा ग्राफ था रिवर्स बायसिंग के लिए। लेकिन इस डिवाइस में संभावनाएं ज्यादा हैं। इस डिवाइस में हम कैरेक्टरिस्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, एक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। हाँ मगर कैसे मुझे पता नहीं। हो सकती है मगर कैसे नहीं पता।
ठीक है ये। बस हाँ भाई, तो मुझे बताओ यार ये कौन सा डायोड है, एनपीएन या पीएनपी? कौन सा ट्रांजिस्टर है, सॉरी, एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। कौन सा मोड है? कॉमन एमिटर मोड है। फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने किसको रखा है? एमीटर पी है, तो पी को क्या देना है? पॉजिटिव। खैर ऐसे दिखा दिया है, चलो ठीक है, वेरिएबल बैटरी है, हम अपने आप बदल लेंगे। ओके, हाँ एनपीएन है, मैंने गलत लिख दिया था, एनपीएन। तो यार एन को नेगेटिव देना है और पी को क्या देना है? पॉजिटिव। एकदम सही है, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव। कलेक्टर में एन को क्या देना है? पॉजिटिव, है ना। इसके अलावा ये जो रजिस्टर लगाए गए हैं ये केवल इसलिए लगाए गए हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किटिंग वाला माहौल ना आए। तो एक रेजिस्टेंस ये बैकअप के लिए दिया है, बेस से लगा है तो आरबी लिखा है, और कलेक्टर से लगा है तो इसका नाम क्या लिखा गया है? आरसी, है ना। बेस और एमीटर के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में कभी कभी वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस ना लगा हो तो इस वोल्टेज के चलते इस सर्किट में बहुत हाई करंट फ्लो कर सकता है। तो एक रेजिस्टेंस ये लगाया गया है। अब यार इस जगह पर जो भी वोल्टेज हम देंगे उसको हमने नाम दिया है क्या? इनपुट वोल्टेज। और इस एंड पे जो भी वोल्टेज आएगा वो बेसिकली कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज है। क्या बता यार, ये किससे जुड़ा है? कलेक्टर से, और ये एंड किससे जुड़ा है? एमीटर से। तो ये जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो दो वोल्टेज हो गए, इनपुट और आउटपुट। हम अगर इनपुट फिक्स करके इसकी वोल्टेज फिक्स करके आउटपुट का वोल्टेज बदल बदल के यहां के करंट पे नजर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से अगर मैं आउटपुट का वोल्टेज फिक्स करके इसका वोल्टेज जितना रखना है मैंने रख दिया, और मैं इस वोल्टेज को बदल बदल के इसके करंट का ग्राफ बनाता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। यार दो कैरेक्टरिस्टिक मैं बनाने वाला हूं, एक है आउटपुट को फिक्स करके इनपुट के बारे में बात करना, और दूसरे में होगा इनपुट को फिक्स करके आउटपुट के बारे में बात करना। तो जब आउटपुट फिक्स करके इनपुट के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? इनपुट के बदलाव महसूस करना। और जब इनपुट को फिक्स करके आउटपुट को देखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मैंने यार दो एंड बनाए हैं, इनपुट एंड और आउटपुट एंड। तो अभी मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? VCC को क्या कर देना है? फिक्स्ड कर देना है। इसको हम बदलने नहीं जा रहे हैं। तो किसको बदलना है? हाँ, VBB, यानी ये जो बैटरी है इज चेंज्ड। और इसको चेंज करके क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व, ओके, कलेक्टर वोल्टेज फिक्स है, ऑब्जर्व IB। नो डाउट IB बदलता होगा तो और भी चीजें बदलती होंगी, बट हम केवल ध्यान किस पे दे रहे हैं? IB पे। तो ये क्या हो गई? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो यार हमें क्या फिक्स रखना है? यही मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं। ये बात मुझे भी बहुत हजम नहीं होती कि ऐसा क्यों करते हैं। इसमें VBB फिक्स नहीं करते हैं, IB फिक्स करते हैं। क्यों? हो सकता है कि यही देखना मकसद होगा, मतलब बहुत पैटर्न चीजें नहीं है। क्या फिक्स रखते हैं? हम उम्मीद तो यही कर रहे थे यार कि इनपुट फिक्स रखेंगे, लेकिन इनपुट वोल्टेज नहीं, क्या फिक्स रखते हैं? इनपुट करंट फिक्स रखते हैं। और देखते क्या है? IC इज ऑब्जर्व्ड, यानी ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा? IC क्या बदल बदल के? VCC इज चेंज्ड, यानी यार VCC बदल बदल के
VCC बदल बदल के कौन से करंट पे ध्यान देंगे? IC पे। और यहां पे क्या बदल बदल के? VBB बदल के, या इसको हम इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। VBB सेम एज इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज बदल बदल के हम क्या देखने वाले हैं? IB। ये दो ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं। बदलती सब चीजें होंगी, मगर ऑब्जर्व हमें इतना ही करना है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को यार कैरेक्टर पहचानना है। बेसिकली कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो तुम्हें पता हो कम से कम यार कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। तुम्हें बनाने को नहीं आएगी, तुम्हें बस आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा मेहनत नहीं कराई जाएगी। मुझे बताएं कि अगर मैं इस वोल्टेज को वैरी करा रहा हूं, मतलब मैं कौन सा कंट्रोल, ये कौन सा कंट्रोल है? ये पता है कौन वाला कंट्रोल है? अरे मेन गेट वाला या मंदिर के अंदर वाला? ये कंट्रोल मेन गेट वाला है, क्योंकि इससे बेस और एमीटर इन्फ्लुएंस हो रहा है। अरे जनता को याद आ रहा है? ये कौन सा कंट्रोल है? मेन गेट वाला। यही सबसे बड़ा कंट्रोल है, यही तय करता है कितने लोग दर्शन करेंगे। तो मुझे बताया अगर बहुत छोटा वोल्टेज है तो हो सकता है उस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन निकलने की दमी न रखें। नहीं, यानी हमने गेट ऊपर से थोड़ा नीचे किया, स्लाइडिंग गेट है ना यार जमीन के अंदर वाला, नीचे किया, मगर जनता एक भी फांद ही नहीं पा रही है। थोड़ा और नीचे किया तो 2-4 ताकतवर फौज में भर्ती लोग फांद गए, और नीचे किया तो 8-10 फांद गए। एक लेवल ऐसा भी आएगा कि सारी जनता फांद सकती है। यानी यार ये करंट कैसा होना चाहिए, इसका भाव मन में पहले से आ जाना चाहिए। ये करंट छोटे मोटे वोल्टेज के लिए धीरे धीरे बढ़ेगा और बड़े वोल्टेज के लिए बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्या बात समझ रहा है? वोल्टेज बढ़ाने से मेरा मतलब क्या है? वोल्टेज बढ़ाने से मेरा मतलब क्या है? हाँ बताएं, किस बात पे बहुत मजा आ रहा है? कुछ तो वजह होगी। किस बात पे? अच्छा, तो अभी रो रही थी ये जो, मत करो, कुछ मत करो, इस पे ध्यान दो, स्टोरी पे ध्यान दो तो दिमाग में बैठ पाएगा। नहीं तो टॉपिक ऐसे चढ़ता है फिर रेत की तरह निकल जाता है। बस मेरे, तो अगर मैं कोशिश करूं तुम्हें भी कोशिश करना चाहिए, सबको कोशिश करना चाहिए। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो मतलब वो जो बैरियर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो क्या होता था? डाउन होता था, और डाउन होता था तो करंट बढ़ता होगा। और करंट थोड़े शुरू में धीमे धीमे बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा जनता उस बैरियर को पार नहीं कर पा रही, लेकिन एक लिमिट के बाद वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये बिहेवियर वही है जो तुम्हें मंदिर में देखने को मिलता है, इसलिए ये याद रखना इजी होगा। ये एग्जाम्पल यार फर्जी नहीं बनाए जाते। जितने भी एग्जाम्पल आज तक मैंने लिए हैं तो बहुत हद तक वो भाव देने के लिए दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल मजे के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई फीलिंग नहीं चल रही, कोई स्टोरी नहीं चल रही, तो तुम याद कैसे रखोगे? इसलिए बनाए जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा फर्जी बात क्लास में वैसे भी नहीं होती हैं, तो बातों के मजे मत लो, उससे कुछ फायदा उठाने का प्रयास करो, है ना? तो हम लोग कहां आ गए यार? मंदिर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने यार क्या फिक्स रखा था? किसी खास VCC वैल्यू के लिए ग्राफ है, नहीं IB। अच्छा मुझे बताओ, बेस पे करंट क्या जा रहा है उसका थोड़ा बहुत लेना देना कलेक्टर की तत्परता से है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर दर्शन कराने वाली पुलिस तत्पर ना हो तो बेस करंट में फर्क पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता? मैं कह रहा हूं कि VCC थोड़ा तत्पर है या कम तत्पर है, उससे VCC फर्क पड़ता है। एक ग्राफ मैंने ऐसे दिखाया है, इसमें बेस करंट तेजी से बढ़ रहा है। ये किसी दूसरे VCC के लिए है, नहीं किसी दूसरे VCC के लिए है। कौन सा VCC ज्यादा होगा, कौन सा VCC कम होगा? हाँ, VCC2 कम होगा। क्यों? तभी तो बेस करंट को बढ़ावा मिल रहा है। मुझे बताओ, अगर VCC बढ़ता है तो मतलब वो कलेक्शन अच्छे से करता है, नहीं, और कलेक्शन अच्छे से करेगा तो बेस में करंट कम पहुंचेगा।
क्या जनता समझ पा रही है? यहां कौन ज्यादा होगा? VCC1 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वोल्टेज पे यहां करंट क्या है? कम है, और यहां करंट क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब कि भटके हुए लोग इस केस में VCC2 में ज्यादा है, तभी तो IB ज्यादा है। क्या जनता समझ पा रही? यानी इस ग्राफ को अलग अलग VCC के लिए भी ड्रॉ किया जा सकता है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। बात समझ रहे हैं? चलो, ये तो बात हो गई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई होती है। एक वैल्यू तक करंट नहीं मिलेगा, लेकिन एक के बाद बहुत अच्छे से मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, हम लोगों ने जब डायोड पढ़ा था तब वहां पे बात करी थी कि हर सर्किट जिसमें लीनियर ग्राफ होता है वोल्टेज करंट का, उसका रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू का होता है, उसको हम ओमिक सर्किट बोलते हैं। यहां भी यार VI कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई है नहीं, तो इसके भी रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो पहले तो बताओ ये ओमिक है या नॉन ओमिक है? अगर लीनियर ग्राफ होता है तो ओमिक होता है, और कर्व ग्राफ होता है तो नॉन ओमिक होता है। अब मैं अगर इस ग्राफ में थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करूं और थोड़ा सा करंट चेंज करूं, इसको DV कह सकते हैं और इसको DI कह सकते हैं नहीं, तो वो क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस देगा या आउटपुट रेजिस्टेंस देगा? इनपुट, R इनपुट। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू V बाई I, तो मैं उसको अब DV बाई DI लिख सकता हूं। डायनेमिक रेजिस्टेंस, हेलो जी नमस्कार जी। अच्छा अभी मैं भेजता हूँ 1 बजे 1:15 तक। सिलेबस भरना है ना? अच्छा सिलेबस उसमें चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स में टिल-टॉट, और उससे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट, EMI ऑल्टरनेटिंग करंट, EMI AC और मॉडर्न जहां तक पढ़ाया है। बात क्लियर है भाई? तो DV बाई DI में बता, अच्छा ये स्लोप जो है ये DV बाई DI दे रहा है या DI बाई DV दे रहा है ना? DI बाई DV दे रहा है। तो क्या मैं कह सकता है यहां पर 1 बाई स्लोप क्या देगा? R। तो स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या देगा? 1 बाई R। 1 बाई R को कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो बता इसका कंडक्टेंस शुरू में ज्यादा है या बाद में ज्यादा है? बाद में ज्यादा है, क्योंकि यार ज्यादा वोल्टेज पे ये ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। बात क्लियर है? मैं एक ही वोल्टेज लेके VCC फिक्स करके बात कर रहा हूं। VCC इस ग्राफ में कोई एक ग्राफ ले लो, तो एक ग्राफ में शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा है या बाद में? पहले बात तो कंडक्टेंस, स्लोप से यहां क्या मिल रहा है? कंडक्टेंस। तो बाद में कंडक्टेंस ज्यादा है, तो बाद में रेजिस्टेंस कम होगा। ये सब बातें बनाई जा सकती हैं यहां से। तो यार जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है V इंक्रीज करेगा, तो इससे क्या पता चल रहा है? सिग्मा इंक्रीज करेगा और R क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सिग्मा मतलब कंडक्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस। तो ये हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाई है। AC कितने में चला है? ठंडा लग रहा है? 29-30 कर दो यार, 30 कर दो। उसके नीचे बैठो जाके उधर। दिक्कत वाले लोग हैं ना भाई, इस समय चल रहा है थोड़ा सा सीजन चेंज।
देखो पिछली बार मैंने ठंडा कर दिया था, वो गायब हो गई। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कालू और गायब हो। तबीयत ही खराब हुई होती है, जुकाम भी हुआ, फीवर भी चढ़ा। लेकिन उस घटना को तो हुए 2 दिन हो गए। वो अलग हुए थे। सही में हाँ हाँ, सही बात है। यार, तो ये सब ब्लेम मैं कहाँ तक लूंगा यार। 30 कर दिया तुमने। किसी को ठंडा लग रहा हो तो मेरे को बता देना। वो तो सही किया मैंने, लास्ट में अपनी गलती सुधार ली थी, नहीं तो फिर तो वो घर पे बोलती कि वो सर की वजह से हो गया सब कुछ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हो ऑनलाइन। ऑनलाइन हो तो सही है तबीयत। नहीं सही नहीं है, पर फिर भी। जुकाम है। सर वो पढ़ाई टाइम बहुत सीरियस है। हाँ। अच्छा तो वो एसी से हुआ है उस दिन वाले। पता नहीं। अच्छा मुझे पता नहीं। हाँ भाई, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, इनपुट। और अब हमें किसका सोचना है, आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या फिक्स रख के बात करना है, बेस करंट। बेस करंट फिक्स रखना है। याद करो यार, बेस करंट मतलब वो कौन तय करता था। बेस करंट तय करता था भटके हुए, बी फॉर भटके हुए इलेक्ट्रॉन। जो दर्शन नहीं कर पाते थे, भटके हुए इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या 2 है। 100 में से 2 या 100 में से 10 है। ये किस पे डिपेंड करेगा, वो कलेक्टर की तत्परता। नहीं, फिलहाल मैं कहता हूं यार कि चलो उनकी संख्या जो है 2 ही है। क्या है, 2 है। वहां से 100 भेजे जा रहे हैं, 2 है। ठीक है। अगर मैं कलेक्टर का वोल्टेज मतलब याद करो, ये कौन सा कंट्रोल है, मंदिर के अंदर वाला कंट्रोल है। उसको मैं बढ़ाऊंगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि वहां से 100 छोड़े जा रहे हैं और बेस करंट, पहले कुछ बेस करंट, अभी कलेक्टर करंट 98 है, तो क्या इसको बढ़ा के हम 98 से थोड़ा सा 99 कराना चाह रहे हैं। नहीं, तो तुम्हें लगेगा 99 कराएंगे तो सर बेस करंट हो जाएगा 1। नहीं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एमीटर वोल्टेज को रेगुलेट कर दो। क्या कर दो, वहां का जो पहला वाला कंट्रोल था वो थोड़ी बढ़ा दो, यानी उसके वोल्टेज को थोड़ा फेवर दे दो। बेसिकली उसको फॉरवर्ड में थोड़ा फेवर दे दो, तो 100 आने के बजाय 105 आने लगेंगे। 105 आए, हम कलेक्टर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बेस करंट बदलने नहीं देना है। बेस करंट 2 से 1 हुआ जैसी, तो हमने फिर से वहां से एमीटर को और अलाउ कर दिया, तो बेस करंट फिर से कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वाला। नहीं, और कलेक्टर करंट क्योंकि मैं कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो होगा ही। अगर मैंने वहां 105 कर दिए हैं तो ये 98 से बढ़ के 103 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 103, 104 हो सकता है, 105 हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 105 से ज्यादा तो हमने छोड़े नहीं है। यानी यार कलेक्टर करंट के हाथ में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। ये भाव इस ग्राफ में तुम्हें नजर आने वाला है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर तुम VCC बदलोगे किसी खास IB के लिए, लेट अस से IB 50 माइक्रो एम्पियर है, 50 माइक्रो एम्पियर है, तो ये ग्राफ एक लिमिट के बाद वो IC की किसी फिक्स वैल्यू को अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है। बहुत हद से ज्यादा IC इसके हाथ में नहीं है। IC का मेन कंट्रोल देखा जाए तो अभी भी किसके हाथ में है, इनपुट एंड पे। लेकिन मैं इनपुट एंड पे हल्के फुल्के बदलाव कर रहा हूं, ज्यादा बदलाव नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बदलाव नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बदलाव ना करता तो बेस करंट मेंटेन कैसे रहता। क्या बात समझ पा रहे हैं। VCC वो कंट्रोल है जो दर्शन कराने में मदद करता था, वो चाहे जितना बढ़ा दो, भेजे हुए से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या जनता समझ पा रही। तो ये ग्राफ एक के बाद रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, चाहे जितना वोल्टेज लगा दो, चाहे वहां 10 पुलिस वाले लगा दो, 105 से ज्यादा वो, यानी वोल्टेज बढ़ाना मतलब पुलिस वाले बढ़ाना। क्या जनता समझ पा रही। अभी मैंने 50 माइक्रो एम्पियर के लिए यही ग्राफ ड्रॉ किया है। मैं अगर 60 एम्पियर के लिए ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ थोड़ा ऊंचाई पे जाके
है ना यार। अगर मैं 60 माइक्रो एम्पियर का बेस करंट रख रहा हूं, इसका मतलब मैं इनपुट एंड पे बदलाव करके थोड़ा बढ़ोतरी कर चुका हूं। अब मैं 150-200 पे खेल रहा हूं, नहीं समझे, 150-200 इलेक्ट्रॉन वहां से छोड़े जा रहे हैं, 150 इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, तो ठीक है ये 147 पे जाके कहीं सैचुरेट हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही? तो ऐसा ग्राफ किसका होगा? आउटपुट एंड का। आउटपुट एंड का मतलब तुम समझ लो कि यार वो जो दूसरा वाला कंट्रोल है उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता है, वोल्टेज चाहे जितना बढ़ाओ, ये ग्राफ एक लिमिट के बाद बहुत तेजी से बढ़ना बंद कर देता है। शुरू में रिस्पॉन्ड करता है, बहुत ज्यादा के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो यार क्या इसको देख के हम इस डिवाइस को लेके थोड़ा और फीलिंग डेवलप कर ली है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि अब हम वोल्टेज के लिए सर्किट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो महसूस करने लगे हैं। इनपुट एंड के वोल्टेज के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और आउटपुट वोल्टेज के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, अब हम थोड़ा इसके बारे में और क्लोज आ गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा हमें उस डिवाइस की हरकत के और समझने के क्लोज लाती है। बेसिकली अब हम डिवाइस को और अच्छे से समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हालांकि डिवाइस बहुत अजीब है बट थोड़ा थोड़ा भाव मन में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने डिवाइस पढ़ा है, डिवाइस की हरकत समझ ली है। जैसे यार डायोड में पहले हमने डायोड समझा था, फिर डायोड की हरकत समझी थी, फिर उसका यूज समझा था। तो हम अब इसका यूज करने वाले हैं। दो जगह पे हम इसका यूज करने वाले हैं, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। दो ही एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांजिस्टर एज स्विच और ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ये मैंने क्या दिखाया है, ट्रांजिस्टर, वही ट्रांजिस्टर अभी जो थोड़ा देर पहले दिखाया था, और इसको मैं स्विच की तरह यूज करने वाला हूं। जनता पेशेंस रखे, अभी 15 मिनट 20 मिनट क्लास चलेगी कम से कम। अगली क्लास में डायोड, मुझे डिजिटल वो सर्किट पढ़ाना है। खैर माइंड मेकअप कर लें। इनपुट एंड पे मैं यहां से लेके यहां तक के लिए वापस केवीएल लिखने वाला हूं। ठीक है, यहां का वोल्टेज जीरो है। ठीक है, मैं यहां से शुरू करके वापस इधर के लिए केवीएल लिखने वाला हूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में बढ़ते को अगर प्लस लिखते हैं तो घटते हुए को माइनस लिखते हैं, बस इतना सा नियम है। तो यह जीरो से शुरू किया है, यहां से यहां बढ़ा है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, VI। ठीक है, यहां क्या लिखना चाहिए, क्या पता करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां हाई होगा और यहां लो होगा, और जब हम हाई से लो जाते हैं तो क्या लिखते हैं, -IRB। ठीक है, फिर यहां से यहां इस वोल्टेज को मैं लिख दे रहा हूं क्या, -VBE। क्या लिख दिया, VBE। ये VBE B और E के अक्रॉस का वोल्टेज है, और ये वोल्टेज आमतौर पे बहुत कम होता है। चलो बराबर क्या आ गया, 0। हम 0 से चले थे, घूम फिर के कहाँ आ गए, 0 से। तो V इनपुट कितना आ गया, IBRB प्लस क्या, VBE। ये इनपुट वोल्टेज एंड पे हमने केवीएल लगाई है। अभी हम केवीएल लगाने वाले हैं कहां, आउटपुट एंड पे। मैं कहां से कहां शुरू करूंगा, इधर से वापस इधर के लिए। ठीक है, इधर से ये वोल्टमीटर जो है ना, केवल मेजरिंग डिवाइस है। ये वोल्ट मीटर है जो केवल मेजर कर रहा है। ठीक है, और ये वोल्टेज कहां के अक्रॉस मेजर कर रहा है, तो C और E के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर कर रहा है।
तो ठीक है, मैं ए और बी के अक्रॉस, यहां करंट कुछ भी नहीं होगा, यहां से यहां जाएंगे तो ये लिखेंगे प्लस वीओ, ये क्या हो गया प्लस वीओ। ये आईसी ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस, ये आएगा प्लस आईसी आरसी, और क्या आएगा प्लस वीसीसी इज इक्वल टू क्या वी ए। वी ए से चले थे, जोड़ा जोड़ा घटाया और फिर कहां पहुंच गए, तो वी आउटपुट का फॉर्मूला आने वाला है वीसीसी माइनस क्या आईसीआरसी। यार ये इनपुट वोल्टेज का और ये आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, माइनस पीसीसी होगा ना सर? ठीक माइनस होगा तो ये उधर जाएगा वीसीसी। अच्छा ये सही लिखा है मैंने, ठीक, ये इत्तेफाक से सही लिखा है मैंने। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इनपुट बिहेवियर को समझने की कोशिश करी थी। पता अच्छा इनपुट एंड पे अगर हम बहुत लो वोल्टेज रखते हैं, है ना, इनपुट एंड पे अगर हम बहुत लो वोल्टेज रखते हैं तो डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए हमें लो वोल्टेज करना होता है या हाई, या डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए हमें इनपुट एंड पे हाँ हाई वोल्टेज रखना पड़ता है। हाई वोल्टेज क्या करेगा कि उस एमीटर बेस को एक्टिवेट करा देता है। तो अगर हम लो इनपुट वोल्टेज रख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एमीटर और बेस एक्टिवेट नहीं हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, वी इनपुट क्या है, लो है, लो मतलब बहुत कम है, और इनपुट वोल्टेज अगर कम होगा तो डिवाइस एक्टिव नहीं है, ये डिवाइस कैसा होगा, इनएक्टिव। डिवाइस इनएक्टिव के दो मतलब है। डिवाइस इनएक्टिव का मतलब है कि सर्किट में करंट है ही नहीं, ना आईबी है और ना आईसी है। या जब मैं वोल्टेज लो रख रहा हूं इनपुट तो करंट एमीटर से निकलेगा ही नहीं, और एमीटर से निकलेगा नहीं तो ना आई होगा ना आईसी होगा, सब कुछ बहुत कम होगा, सब कुछ बहुत कम होगा। तो बता इस समय मैं इनपुट वोल्टेज क्या लिखने वाला हूं, सब कुछ बहुत कम है, वीबी तो वैसे भी कम होता है और आईबी भी बहुत कम है, तो क्या मैं इनपुट को लो लिख सकता हूं। अरे भाई लो का मतलब क्या हुआ, जब तुम डिवाइस को एक्टिव ही नहीं करोगे तो आईबी क्या होगा, जीरो होगा, और आईबी जीरो होगा, वीबी जीरो के क्लोज होता ही है, तो वी इनपुट कैसा आएगा, वी इनपुट होगा जीरो इंटू आरबी और फिर क्या लिखा है वीबी, और ये वीबी भी स्मॉल ही होता है तो ये क्या आ गया, लो आ गया। यानी यार इनपुट लो है, इनपुट लो है, यहां से भी मैंने वेरीफाई करा दिया, इनपुट लो है तो करंट होगा नहीं, तो यहां से दोबारा दिखा दिया इनपुट लो है। आउटपुट का क्या हाल है, बता आउटपुट का क्या हाल होगा। अगर इनपुट लो है तो आईसी क्या होगा, जीरो होगा। भाई जब इनपुट है ही नहीं, डिवाइस एक्टिव ही नहीं है, तो आईसी भी क्या होगा, इनएक्टिव है, तो आईबी आईसी और आई सब क्या होगा, जीरो होगा। तो वी आउटपुट आएगा क्या, वीसीसी। तो यार ये वीसीसी क्या बता रहा है, लो या हाई। देखो इसमें अगर कुछ घटता तो वो लो आता, वीसीसी आ गया है तो ये क्या आ गया है, हाई। मतलब यार ये लो इनपुट पे क्या आउटपुट देता है, ये डिवाइस लो इनपुट पे हाई आउटपुट देता है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि अभी वी वोल्टेज बहुत कम है और आउटपुट बहुत ज्यादा है। बात क्लियर है। अब जरा उल्टी बात करते हैं, आउटपुट हाई इनपुट करते हैं। अगर हाई इनपुट मतलब कि अब हम डिवाइस को क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। डिवाइस एक्टिव होगा तो आईबी भी ठीक ठाक आ जाएगा, आईसी भी ठीक ठाक आ जाएगा। अच्छा बताओ आईसी ठीक ठाक आ जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। वीसीसी में से कुछ घटेगा और घटेगा तो ये कैसा आ जाएगा, लो। मतलब हाई वोल्टेज हाई इनपुट, ये क्या है हाई इनपुट, और ये क्या था लो इनपुट। लो इनपुट पे आउटपुट क्या था, हाई, और हाई इनपुट पे आउटपुट क्या है, लो है। यानी एक तरह से ये अब कंट्रोलिंग डिवाइस बन चुका है। हम इसको सिग्नलिंग दे सकते हैं, लो इनपुट देंगे तो अपने आप ये बल्ब जला देगा, और हाई इनपुट देंगे तो बल्ब को, सोचे यार यहां कोई बल्ब लगा हो तो बल्ब का कंट्रोल हमारे कहां से है, यहां से। इसको
वोल्टेज तो पहले से दिया जा चुका है, बैटरी पहले से लगी है, हम यहां सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं। हम यहां से अगर लो वोल्टेज सिग्नल देंगे तो बल्ब जल जाएगा, और हाई इनपुट सिग्नल देंगे तो बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। बल्ब जलाने के लिए बैटरी तो ऑलरेडी लगी है, बायसिंग बैटरी, लेकिन सिग्नल की बात चल रही है यहां पे। ये डिवाइस सिग्नलिंग का काम कर रहा है, नहीं, यानी वो कंट्रोल हमारे यहां के वोल्टेज पे है। लो दोगे तो बल्ब जल जाएगा और हाई दोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो क्या एक स्विचिंग का काम कर रहा है कि नहीं? ये डिवाइस की वर्किंग है। थोड़ा हार्ड टू थिंक है, बट अगर ये भाव मन में आ जाएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन अगर बनेंगे तो तुम कुछ तो बता पाओगे। डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट करना पड़ेगा यार। तो अगला यार यूज है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। उसमें यार अभी मुझे लगता है कि टाइम देना पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा उसकी प्रैक्टिस और क्वेश्चन के साथ। तो अगली क्लास में इसको कर लेते हैं, उसके बाद लॉजिक गेट्स कर लेंगे। तो इसमें यार अब कैसे क्वेश्चन पहचानोगे, कौन से नहीं करना है मैं बता देता हूं, तो कौन से करना है।